राजस्थान की हस्तकला। तो इसमें हमने कल फड़ तक कर लिया था। राजस्थान की में जो एक कपड़े से संबंधित हमने कला पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे नाम हमने पढ़े थे। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था बंधेज कला, फिर उसके बाद बंधेज के बाद हमने पढ़ा था जो पोमचा, फिर लहरिया, मोठड़ा, ऐसे करके पेच वर्क, और उसके बाद मिर वर्क हमने पढ़ी थी कला, और साड़ियाँ पढ़ी थी, गोटा पढ़ा था, धरी पढ़ी थी, नमदे पढ़े थे। ये सब हमने कल किया था। उसके बाद अगली हम बात करते हैं राजस्थान के जो अन्य हस्तकला से संबंधित जो तथ्य रहेंगे और उनको स्पष्ट करते हैं। तो एक फड़ हमने कर लिया था, फड़ का जो सामान्य परिचय कर लिया था, लेकिन फिर भी हम जब लोक देवता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ये इनके जो क्वेश्चन होते हैं हल हो जाते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फड़ में। तो फड़ जो यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, 5 जो प्रकार की जो फड़ है उसमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक याद रख लो आप, लोक देवता जिनका नाम है देव नारायण जी, देव नारायण जी। देव नारायण जी की जो फड़ है इसको याद रखना है 1 नंबर पे। फिर उसके बाद में दूसरे हम बात करते हैं तो पाबू जी, पाबू जी की फड़ में याद रखना। उसके बाद रामदेव जी, रामदेव जी, और उसके बाद हम बात करते हैं तो कृष्ण दल्ला, रामदल्ला, कृष्ण और रामदल्ला जी की फड़। और फिर उसके बाद एक जो बचती है उसमें आपको याद रखना है, और इसका नाम है भाई भैंसासुर की फड़ की फड़। ये 5 फड़ याद रखनी है। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा। देव नारायण जी की फड़, इनका संबंध भीलवाड़ा से है, याद रख लो। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। राजस्थान की क्या है भाई, सबसे लंबी फड़ बोलेंगे इसको, ये सबसे लंबी फड़ है। और फिर उसके बाद इसी का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सर्वाधिक। इसमें क्या है भाई, सर्वाधिक चित्र है। सर्वाधिक चित्र होंगे तो समय भी ज़्यादा लेगी, तो सर्वाधिक समय लेने वाली फड़ है, सर्वाधिक समय लेने वाली फड़ है। तो सबसे लंबी फड़ है, सर्वाधिक समय लेने वाली फड़ है, सर्वाधिक चित्र हैं। तो इस फड़ का जो वाचन करने वाली जो जाति होती है फड़ का, तो उसको हम बोलते हैं भोपे। क्या बोलते हैं भाई, भोपे बोलते हैं। तो यहाँ जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करने वाले जो भोपे होते हैं वो कौन सी जाति से होते हैं, गुर्जर जाति। कौन सी भी, गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं इस फड़ का वाचन करते हैं। और फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चन रहता है कि इस फड़ में सर्वाधिक चित्र आपको दिखाई देते हैं। इनका जो घोड़ा था जिसका नाम था भाई लीलाधर, क्या नाम था भाई, लीलाधर जो घोड़ा रहेगा। और इनका जो प्रतीक चिन्ह के रूप में हम पढ़ते हैं सर्प है। कौन सा भी, सर्प और लीलाधर घोड़ा याद रखना है देवनारायण जी की फड़ से संबंधित। अब उसके बाद में ये फड़ को छोटी फड़ भी कहा जाता है, सबसे छोटी फड़, क्योंकि इसमें जो डाक टिकट जारी किया गया था उस कारण ये क्या हो गया, छोटी फड़ हो गया। तो ये तो थी हमारी देवनारायण जी की फड़, याद रखना है सबसे लंबी है, सर्वाधिक चित्र है, सर्वाधिक समय लेने वाली है। गुर्जर जाति के भोपे जो इस फड़ का वाचन करते हैं, और लीलाधर घोड़ा और सर्प इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर अंकित होता है, छोटी फड़ भी इसको माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाबू जी। तो पाबू जी की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या भाई, ये सबसे प्राचीन भी है, याद रख लेना, सबसे प्राचीन भी है, मतलब पुरानी फड़ भी कौन सी है, देवनारायण जी की है। तो पाबू जी की जो फड़ है ये याद रख लो लोकप्रिय है, लोकप्रिय है। और सर्वाधिक चौड़ी फड़ है। कौन सी फड़ है भाई, चौड़ी फड़ है। तो पाबू जी के बारे में आपको पता है ये 5 पीरों में भी शामिल है, और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो लोक देवताओं का टॉपिक होता है। तो पाबू जी की अगर बात करते हैं, इनकी जो फड़ है तो इसमें इन्होंने के द्वारा सबसे पहले क्या लाया गया, ऊँट लाए गए ना, ऊँटों के देवता कहते हैं किसको, पाबू जी को। और फिर उसके बाद ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जो जाति होती है उसका नाम होता है रेवाड़ी या राइका होती है, याद रख लो। तो इनकी फड़ का वाचन जो होता है रेवाड़ी या राइका जाति के भोपों के द्वारा नायक जाति के भोपों से करवाया जाता है। किसके द्वारा भाई, नायक जाति के भोपों से, भोपे से करवाया जाता है इसका वाचन। और रात्रि के समय कब होता है भाई, रात्रि के समय, और ऊँट बीमार होने के, ऊँट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। फिर उसके बाद इनकी घोड़ी आपको पता है, याद रख लो। और घोड़ी का नाम, जो इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में हम बात करते हैं तो भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए
अश्वरोही, याद रखना है इसको। तो ये थोड़ा सा इसके बाबूजी की फड़ के बारे में हमने बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी। वाद्य यंत्र, यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होता है वो जंतर होता है। कौन सा होता है भी? जंतर। और यहाँ पर आपको पता है कि इसमें रावण हत्था, कौन सा होता है भी? रावण हत्था होता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है, ये भी याद रखना है। रामदेव जी की जो फड़ है इसको आप जानते हो, रामदेव जी, और इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। तो इनकी फड़ का वाचन करने वाले कौन सी जाति के हो गए भी? कामड़ जाति। किसके भी? कामड़ जाति के जो भोपे होती हैं फड़ का वाचन करते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो जो बाबा रामदेव जी की फड़ है इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वो आपको पता है रावण हत्था। कौन सा होगा भी? रावण हत्था होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कृष्ण दलना और भैंसासुर की फड़ जो ऐसी है जो कि बिना वाद्य यंत्र के की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इतना पूछा जा सकता है कि कौन सी फड़ है जिसका वाचन बिना वाद्य यंत्र होता है, तो वो कौन सी बताओ भाई? कृष्ण दलना और भैंसासुर की फड़ जो है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा भाई? हाड़ौती प्रदेश है और भाट जाति है। कौन सी भाई? भाट जाति के भोपे हाड़ौती प्रदेश में बिना वाद्य यंत्र के और इस फड़ का वाचन करते हैं। लेकिन भैंसासुर की जो फड़ होती है इसमें याद रख लो, इसमें वाद्य यंत्र तो नहीं होता, लेकिन फिर उसके बाद मौन रह करके, तो मौन व्रत में ये जो किया जाता है, मौन रहकर जो वाचन किया जाता है वो किस फड़ का होता है? भैंसासुर का। तो इसमें क्या होता है कि चोर जो होते हैं चोरी करने से पूर्व अपनी सफलता के लिए इस फड़ का वाचन करते हैं, भैंसासुर की फड़ का, जिसमें बावरी जाति का नाम आता है। याद रख लो, भैंसासुर की फड़ है जो मौन रहकर होती है और चोर चोरी करने से पूर्व सफलता के लिए इस फड़ का वाचन करते हैं। तो ये हमारी 5 फड़ हमने बात की है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, लंबी है, सर्वाधिक चित्र है और सर्वाधिक समय लेने वाली गुर्जर जाति के भोपे याद रखना है। लीलाधर घोड़ा है, सर प्रतीक चिन्ह है, छोटी भी है याद रखना, और जंतर वाद्य यंत्र है और सबसे प्राचीन है। पाबू जी की फड़ की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, चौड़ी फड़ है, नायक जाति के भूपों के द्वारा की इसका वाचन रात्रि के समय किए थे ऊँट के बीमार होने पर। और ऊँटों के देवताओं को पता है, पाबू जी कहते हैं सबसे पहले राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? पाबू जी को। फिर उसके बाद में भला लिया अश्वरोही का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में याद रखना है। रावण हत्था इनका वाद्य यंत्र होता है। रामदेव जी हम बात करते हैं कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ जाति के जो भोपे होंगे इनकी फड़ का वाचन करते हैं, और जो रावण हत्था जो होता है इनका वाद्य यंत्र होता है इसमें। उसके बाद कृष्ण दल्ला और राम दल्ला, और उसके बाद भैंसासुर की फड़, ऐसी 2 फड़ है जिसमें मौन व्रत बिना वाद्य यंत्र के जो फड़ का वाचन किया जाता है। लेकिन याद रखना है आपने, जो कृष्ण दल्ला राम दल्ला उसमें तो हाड़ौती प्रदेश है, भाट जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है भैंसासुर की फड़ है जो मौन रह करके करते हैं, और इसके लिए क्या होता है? चोर चोरी करने से पूर्व सफलता के लिए ये फड़ का वाचन करते हैं। तो ये तो होगी हमारी राजस्थान की हस्तकला संबंधित जो फड़ हमने बात की थी, जो अंतिम उसका पार्ट रहता था। अब उसके बाद में इसी टॉपिक से संबंधित जो एक एक तथ्य रहेंगे वन लाइनर में वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना, एक शब्द मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पिछवाई। तो ये आपको शायद तक इसके बारे में ध्यान भी है और नाम से भी ये स्पष्ट हो जाता है, जब क्वेश्चन में आता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है, पिछवाई। और दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर, एक होता है भाई पाने, और एक आपको याद रखना है पेपर मेशी, तो याद रख लो इसमें 3 मैंने जो आपको पॉइंट लिखाए हैं, एक पाने हो गया, पेपर मेशी हो गया और पिछवाई हो गया। तो ये तो समझ आपको आगे होगी कि ये एक स्थान आपको याद रखना है नाथ द्वारा, क्या रखना भी? नाथ द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि पिछवाई जो श्री कृष्ण भगवान जी है उनके जो बाल लीलाओं के जो चित्रांकन होते हैं, तो वो उनकी मूर्ति के जो पीछे वाली दीवार में किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? पिछवाई। तो मतलब क्या हो गया कि जो लोग देवी देवता होते हैं उनकी जो पीछे वाली दीवार होती है उसमें धार्मिक चित्रांकन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिछवाई। और इसका मतलब ये हो गया पीछे वाली दीवार में। तो ये कहाँ याद रख लो आप? नाथ द्वारा राजसमंद में है पिछवाई। पाने जो होती हैं सूक्ष्म कागज के जो टुकड़े होते हैं उसमें धार्मिक जो चित्र बने होते हैं लोग देवी देवताओं को, और उसमें क्या बोलते हैं? पाने होती हैं। ये धार्मिक लोक देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाने। तो पिछवाई का मतलब क्या हो गया? पीछे वाली जो दीवार होती है और उस पर धार्मिक चित्रांकन किया होता है। लेकिन पाने जो होते हैं कागज के छोटे टुकड़े होते हैं जिस पर धार्मिक चित्रांकन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाने। और पाने जो है श्रीनाथ जी के पाने सबसे प्रसिद्ध है, श्रीनाथ जी की पाने जो है वो लोकप्रिय है, याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल करके पेपर मेशी।
और इसमें क्या होता है, पेपर मेशी होता है कागज को काट करके उसको कोई कलाकृति के रूप में बनाना, और उसको हम बोलते हैं पेपर मेशी। क्या बोलते हैं भी, कागज को काट करके और कागज के टुकड़ों को काट करके और किसी आकृति या किसी आकृति का शेप देना, उसको क्या बोलते हैं, हम पेपर मेशी कहते हैं। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, पिछवाई, पान्ने और पेपर मेशी। अब उसके बाद आगे एक को आपको याद रखना है पोट्री। पोट्री ये क्या होता है, जो चीनी मिट्टी होती है उससे संबंधित जो कला हम पढ़ते हैं पोट्री। तो पोट्री हम 3 पढ़ेंगे। एक आपको पता है ब्लू पोट्री, कौन सी होगी भाई, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री याद रखना है। उसके बाद में एक हम पढ़ते हैं ब्लैक पोट्री, और एक हम पढ़ते हैं कागजी पोट्री, कागजी पोट्री, जहाँ इसको हम बोल सकते हैं डबल कट भी कहते हैं, इसको डबल कट भी कहते हैं इसको। डबल कट। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लू पोट्री। इसका सारा संबंध हम जब इतिहास पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं, मानसिंह का संबंध पढ़ते हैं। तो ब्लू पोट्री को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, मानसिंह को। किसको भाई, मानसिंह जो अमेर का राजा था, आपको पता होना चाहिए। इसका समय भी याद रखना है आपको, कब से कब तक था ये, 1589 से लेकर के 1614 तक था, मानसिंह का समय था। किसके लिए बताओ भी, ब्लू पोट्री को। कहाँ से लेकर आते हैं ब्लू पोट्री, याद रखो लाहौर से। कहाँ से आती है ये, लाहौर से आती है। तो लाहौर से जो ब्लू पोट्री आती है, और इसको लाने का श्रेय लाहौर में किसका था, याद रख लो, मुगलों का था। किसका था ये, पर्शिया ईरान की थी, जो मूलतः पर्शिया ईरान फारस वाले एरिया की थी, और वहाँ से लेकर आए थे मुगल लाहौर में, और लाहौर से लेकर आए थे मानसिंह कहाँ पर, आमेर में लेकर आए थे। उस समय जयपुर नहीं था, आमेर में लेकर आए थे मानसिंह, जिनका शासनकाल था 1589 से लेकर के 1614 तक था, याद रखना है। अकबर के समकालीन, और अकबर के पुत्र कौन थे, जहांगीर के समकालीन इन्होंने अपनी सेवाएं निभाई थी। वो कौन था, मानसिंह था। अब उसके बाद में ये ब्लू पोट्री लेकर आती हैं, लेकिन इस कला को सर्वाधिक, जो इस कला को सर्वाधिक स्तर, मतलब उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले जो लोग थे वो सरदार थे। कौन थे भाई, सरदार। उसमें हम बात करते हैं जो सिख लोग थे, उसमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं, जिसका नाम था भाई कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम था भाई, कृपाल सिंह शेखावत। और शेखावत जो था, कृपाल सिंह शेखावत था, याद रखना है। और इसके समय इसने क्या किया, इस कला को बहुत महत्व दिया, और अब उसके बाद में इसको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार से भी इसको नवाजा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। तो याद रखना है, ये कहाँ का निवासी था, मऊ गांव सीकर का निवासी था, कृपाल सिंह शेखावत था, और जिसको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। किस कला के लिए आपको याद रखना है, ब्लू पोट्री के लिए। तो इसका संबंध आपको मैंने बता दिया। आजकल का हम बात करते हैं तो जयपुर है, कौन सा भी, जयपुर है, ब्लू पोट्री है। और ये होती क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग की पेंटिंग। ये बिल्कुल आसान है। पोट्री मैंने बता दिया था, चीनी का जो मिट्टी होती है, और इस पर ब्लू रंग की पेंटिंग करेंगे तो ब्लू पोट्री, ब्लैक रंग की करेंगे तो ब्लैक पोट्री, लेकिन कागजी पोट्री हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको स्पष्ट होना चाहिए, जो ब्लू पोट्री है मानसिंह लेकर आते हैं, लाहौर से लेकर आते हैं, और वहाँ से मुगलों के द्वारा लाई जाती है। फिर उसके बाद में इसका प्रसिद्ध जो कलाकार हम पढ़ते हैं, कृपाल सिंह शेखावत था, जिसका स्थान था मऊ गांव सीकर का निवासी था। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री का पहले हम स्थान पढ़ लेते हैं, हाड़ौती क्षेत्र है, जिसमें हम कोटा लिख लेते हैं, कोटा का है। और इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके ऊपर कौन सा रंग होगा, बताओ भाई, ब्लैक रंग का। किसका होगा, ब्लैक रंग का होगा, तो ब्लैक पोट्री कहलाएगी। इसके क्या प्रसिद्ध है, याद रख लो, जिसको हम बोलते हैं फूलदान। फूलदान जो गमले होते हैं, और उसके बाद मटके, और इसके प्रसिद्ध है फूलदान, गमले, मटके जो है ब्लैक पोट्री के प्रसिद्ध है। तो याद रख लो, जो चीनी मिट्टी उसके ऊपर ब्लैक रंग की पेंटिंग होती है, इसको ब्लैक पोट्री कहते हैं। कागजी पोट्री क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेना। इसके जो बर्तन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, किसके, कागजी पोट्री के ना। तो ये भी आपको याद रखना है, कागजी पोट्री मुख्यतः ये अलवर क्षेत्र की है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में। तो कागजी पोट्री क्या होती है, इसमें एक तो कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, और एक इसके साथ याद रखना है मुल्तानी मिट्टी। कौन सी भी, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के मिश्रण से जो बर्तन वगैरह बनाए जाती हैं
और उसको हम बोलते हैं कागजी पोटरी। और ये बिल्कुल हल्के होते हैं, हल्के बर्तन होते हैं। तो याद रख लो, कागजी पोटरी होती है जिसमें कागज की लुगदी और मुल्तानी मिट्टी का मिश्रण से बनते हैं, बिल्कुल हल्के बर्तन होते हैं, इसको कागजी पोटरी कहते हैं। इनका संबंध पूर्वी राजस्थान यानी अलवर क्षेत्र। और ब्लैक पोटरी कोटा हाड़ौती वाला है, और ब्लू पोटरी आपको बता दिया मैंने आमेर है। फिर उसके बाद पोटरी के बाद अन्य हम क्वेश्चन इसके पढ़ते हैं जो हस्तकला के जो हमारे और पॉइंट है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना एक मोकड़ी। मोकड़ी क्या होती है? मोकड़ी हो गया। फिर अड़ी वाले हम सारे पढ़ेंगे यहाँ पर। एक हम पढ़ते हैं भराड़ी, एक हम इसमें पढ़ते हैं मोकड़ी हो गया, भराड़ी हो गया, एक मोरड़ी। मोरड़ी एक किसी से संधि हम लिख देते हैं यहाँ पर मोजड़ी। तो देखो एक जैसे नाम है सभी के, मोरड़ी, भराड़ी, मोरड़ी। एक धराड़ी भी लिख लेते हैं, अगर लिखना है तो याद इसको भी रखना साथ में, धराड़ी। कई बार ऑप्शन में आ जाता है तो सब एक जैसे लगते हैं ऑप्शन भी। मोरड़ी, मोकड़ी, मोरड़ी, मोजड़ी, भराड़ी और धराड़ी, ये क्या है? इसकी एक एक लाइन में आपको इसको याद करना है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोकड़ी। अरे ये तो होती क्या होती है? लाख की जो चूड़ियाँ होती है जिसको क्या बोलते हैं? मोकड़ी कहते हैं। किसकी बताओ भाई? लाख की बनी हुई चूड़ियाँ क्या कहलाती है? मोकड़ी। लाख की चूड़ियाँ। और ये जो चूड़ियाँ होती है लाख की बनी होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इस चूड़ियों को बनाने वाले कौन होते हैं? वो मणिहार होते हैं। कौन होते हैं भी? लाख की चूड़ियों को बनाने वाले मणिहार होते हैं। और ये चूड़ियाँ हैं किसकी? लाख की चूड़ियाँ होती है जिसको हम बोलते हैं मोकड़ी बोलते हैं, बनाने वाले मणिहार होते हैं। और एक आपको याद रखना है कांच की चूड़ियाँ होती है। किसकी भी? तो कांच की चूड़ियों को आपने बताना है क्या कहते हैं। तो कांच की चूड़ियों को क्या कहते हैं ये आपने कमेंट दे करके जरूर बताना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है भराड़ी। तो भराड़ी जो है भय से याद रखना है भील जनजाति। कौन सी भी? तो भील जनजाति होती है जो दीवार पर अपनी भराड़ी माता के रूप में जो चित्रांकन करते हैं, तो इसको बोलते हैं भराड़ी कला। क्या कहते हैं भी? जो कच्ची दीवारें होती हैं उस पर जो एक चित्रांकन किया जाता है भराड़ी एक माता के रूप में, और जिसको हम बोलते हैं भराड़ी कला। और ये कौन सी जाति रहेगी? भील जाति याद रखना है। और मोरड़ी की हम बात करते हैं, मोरड़ी याद रख लो मीणा जनजाति। कौन सी भी? तो मीणा के द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है जिसमें मोर की कृति वगैरह बनाई जाती है, और जिसको हम बोलते हैं मोरड़ी कला बोलते हैं। ये भी एक शादी के अवसर पर होती है जो दीवारों के ऊपर बनाई जाती है, मोरड़ी कला। फिर उसके बाद आता है मोजड़ी। ये आपने शब्द सुना है। तो मोजड़ी जो है इसमें चमड़े की बनी जुत्ती होती है। क्या होती है अभी? चमड़े की बनी जुत्ती होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोजड़ी कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रख लो, ये जोधपुर की है। कहाँ की अभी? जोधपुर की है मोजड़ी, याद रखना। तो मोजड़ी होती है जो चमड़े की बनी जुत्ती होती है जिसको क्या बोलते हैं? मोजड़ी। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। लेकिन फिर भी उसके बाद याद रखना आपने, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जोधपुर की तो मोजड़ी प्रसिद्ध है, चमड़े की जुत्ती है जो। फिर उसके बाद नौरंगी या कशीदादार जुत्ती पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है भीनमाल जालोर है। नौरंगी या जिसको बोलते हैं कशीदादार जो जुत्तियां हैं वो कहाँ की है? भीनमाल जालोर की है, याद रखना है। फिर उसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक बड़ू गांव है नागौर है, वहाँ पर भी जुत्तियाँ बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो बड़ू गांव नागौर में याद रखना है, वहाँ पर भी जो जुत्तियाँ बनाने की जो परियोजना है वो शुरू की गई है। बड़ू गांव नागौर है, भीनमाल जालोर है, और एक हम पढ़ते हैं जोधपुर है। यहाँ भी चमड़े की जुत्तियाँ जिसको हम क्या बोलते हैं? मोजड़ी बोलते हैं। लेकिन इससे स्पष्ट और भी शब्द याद रख लो। एक आपको बनोटा। बनोटा बहुत सारी बुकों में लिखा था। बनोटा जो होता है ये जुत्तियाँ होती है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में इसको बनोटा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और समझ लें, जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनकी जो दुल्हा और दुल्हन होती है उनकी जो जुत्तियों को क्या कहते हैं? बनोटा कहते हैं। और दुल्हा दुल्हन की जो जुत्तियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? बनोटा कहती हैं। तो ये शब्द आपको याद रखना है। दुल्हा व दुल्हन की जुत्तियों को क्या बोलते हैं? बनोटा कहती हैं। दुल्हा और दुल्हन दोनों याद रखना है, बनोटा। फिर उसके बाद में जो महिला की जुत्ती होती है उसको भी हम थोड़ा सा नाम देते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं लित्रा। लित्रा या सपाटा। क्या होता है भाई? लित्रा या सपाटा। तो लित्रा और सपाटा होता है वो महिला की जुत्ती होती है। किसकी भाई?
महिला की जुत्ती होती है जिसको क्या बोलते हैं, लित्रा और सपाटा, और इसी से होता है आदमी का कटापा, याद रखो, लित्रा और सपाटा महिला की जुत्ती को कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। और दूल्हा दुल्हन की जुत्तियों को बनोटा कहते हैं। जो पुरानी जुत्ती हो जाती है, जो पुरानी जुत्ती होती है उसको बोलते हैं अदरनी, क्या बोलते हैं भाई, अदरनी। ये भी जुत्ती का ही एक हम बात करते हैं, अदरनी। तो याद रख लो ये पुरानी जुत्ती होगी, कौन सी होगी भाई, पुरानी जुत्ती। ये सारा संबंध हमने जुत्ती से पढ़ा है, याद रख लो। सबसे पहले आपको याद रखना है मोजड़ी, मोजड़ी चमड़े से बनी जुत्ती जोधपुर की प्रसिद्ध है। बनोटा याद रखना है, दूल्हा दुल्हन की जुत्तियों को बनोटा कहती हैं। लित्रा सपाटा होता है वो क्या होता है, महिला की जुत्ती को कहती हैं, लेकिन पुरानी जुत्ती को हम बोलते हैं अदरनी। लेकिन आपको याद रखना है भीनमाल जालोर की जुत्तियाँ हैं वो कशीदादार नौरंगी जुत्तियाँ हैं, लेकिन उसके बाद बड़ू गांव में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक जुत्तियाँ बनाने की परियोजना चलाई जा रही है। तो ये याद रखना अपने नागौर में बड़ू गांव है। ये सारा संबंध हो गया यहाँ तक मोजड़ी तक। उसके बाद हम पढ़ते हैं धराड़ी। अरे धराड़ी एक वृक्ष, जो एक परंपरा से संबंधित जो एक कला है वो कौन सी है, धराड़ी है, वृक्ष से संबंधित, याद रखना है इसको। वृक्ष परंपरा से संबंधित जो एक कला है वो जिसको हम बोलते हैं धराड़ी कला। तो ये थोड़ा सा हमने बात की है मोरड़ी, मोकड़ी और धराड़ी, मोरड़ी, मोजड़ी, धराड़ी। तो ऐसे शब्द आपको बिल्कुल आसान याद भी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसी कारण हमारे यहाँ नुकसान हो जाता है क्वेश्चन का। तो ये सब पढ़ के जाने हैं आपने। फिर उसके बाद अगली हम बात करते हैं इसके पॉइंट को लेकर के आगे, लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी पर कला। तो लकड़ी पर सबसे पहले एक शब्द आपको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सब लोग जानते हैं इसको भी, और एक यहाँ पर लिख देते हैं बेवान। फिर उसके बाद एक शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर काबड़, ये सुना होगा नाम आपने, काबड़ भी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से हम बात करते हैं कठपुतली, कठपुतली। एक यहाँ पर लिखते हैं हम मुड्डा, मुड्डा। और उसके बाद एक होता है पात्रे, यहाँ जिसको बोलते हैं तिपरनी, पात्रे यहाँ तिपरनी, पात्रे यहाँ तिपरनी। और उसके बाद तो एक और लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, खांडे, खांडे। तो ये कला जो है वो लकड़ी से संबंधित हम बात करते हैं। तो सुनो बात पहले, बेवान ये क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक मंदिर होता है, लकड़ी का बना हुआ एक क्या होता है, मंदिर होता है। तो ऊपर मैंने लिख रखा है लकड़ी से संबंधित है, तो यहाँ सिर्फ मैं लिखता हूँ मंदिर। क्या होता है भाई, लकड़ी का बना हुआ एक कलात्मक मंदिर होता है जिसको कहते हैं बेवान कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बस्सी में। कहाँ पर है ये, और बस्सी आपको पता है कहाँ पर, बता दो भाई, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो उस समय भी लिखा था एक बस्सी। यहाँ पर जो हस्तकला से संबंधित जो प्रशिक्षण का कार्य दे रहे हैं, जो एक संस्था है जिसका नाम था राज सिक्को। कौन सी भाई, तो राज सिक्को संस्था के द्वारा जो प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं वो 3 जगह हमने उसकी सिलेक्ट की थी। एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ था, एक उमरगाम बूंदी था, और एक धारियावाद प्रतापगढ़ था। 3 स्थान हमने चुने थे राज सिक्को के माध्यम से। यहाँ पर जो दरी बनाने का कार्य भी किया जाता है। तो ये बेवान क्या हो गया, मंदिर हो गया, बस्सी चित्तौड़गढ़ याद रखना है। फिर उसके बाद में कापड़ भी क्या होता है, एक मंदिर होता है। लेकिन ये मंदिर कैसा होता है, याद रख लो, इस मंदिर में इसको कहते हैं चलता फिरता मंदिर। क्या कहते हैं भाई, चलता फिरता मंदिर कहते हैं। किसको, काबड़ को, किसको भाई, चलता फिरता मंदिर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एक मंदिर नुमा लकड़ी का मंदिर होता है उसमें बहुत सारे जो दरवाजे लगे थे जिसको पट कहते हैं। और जो पट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर धार्मिक चित्रांकन किया जाता है और वो बारी बारी से खुलते और बंद होते रहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, काबड़ कहते हैं। एक चलता फिरता मंदिर होता है और बहुत सारे पट दरवाजे होते हैं जो बारी बारी से खुलते और बंद होते रहते हैं, जिनके ऊपर धार्मिक चित्रांकन किया जाता है, याद रखना, काबड़। और ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, याद रख लो, ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का भाई, बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। तो बेवान और कापड़ दोनों मंदिर है, थोड़ा सा अंतर है, ये चलता फिरता मंदिर कहते हैं। और इधर हम बात करते हैं तो ये एक मंदिर नुमा जो लकड़ी का बना होता है जिसमें बस्सी चित्तौड़गढ़ दोनों के लिए याद रखना है। कठपुतली सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ये मूलतः राजस्थान की है। कहाँ की है भाई, राजस्थान की है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ होती है, राजस्थान में। कहाँ होती है भाई, राजस्थान में। और राजस्थान में अगर बात करते हैं इनका संबंध रहेगा उदयपुर से। कहाँ से रहेगा, उदयपुर से। राजस्थान में भी कहाँ पर है, उदयपुर में। और उदयपुर में आपको पता है 22 फरवरी, कब भाई, 22 फरवरी 1952 को लोक कला मंडल की स्थापना की गई। किसकी, लोक कला
मंडल की स्थापना कहाँ की जाती है? उदयपुर में। अरे लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ की जाती है हस्तकला संबंधित? तो उदयपुर में 22 फरवरी 1952 को। और राजस्थान में इसकी उत्पत्ति का संबंध है, याद रख लो, कठपुतली का संबंध है राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना कब की जाती है? 22 फरवरी 1952 को। अब उसके बाद में जो कठपुतली है इसमें क्या होता है कि लकड़ी का बना हुआ मॉडल होता है, लकड़ी का बना हुआ मॉडल होता है और जिसको नचाने का काम करती है वो जाति, याद रखना है, वो नट होती है। कौन सी होती है भाई? नट। तो कठ को नट नचाएगी, तो नट जाति होती है जो कठपुतली को नचाने का कार्य करती है। और इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम हम पढ़ते हैं जिसका नाम था देवीलाल सांबर। कौन था भी? देवीलाल सांबर था। तो देवीलाल सांबर के द्वारा इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और अपना नाम बनाया जिसका नाम था देवीलाल सांबर था, कठपुतली। फिर उसके बाद में एक हम पढ़ते हैं जिसको नाम है दादी पदम जी। कौन थी भाई? दादी पदम जी, जिनको कहते हैं कठपुतलियों का जो जादूगर के रूप से इसे जाना जाता है, नानी पदम जी है, याद रखना। नानी पदम जी याद रखना है, देवीलाल सांबर है याद रखना। कठपुतली से स्थान उदयपुर याद रखना है, राजस्थान में उत्पत्ति होती है, लकड़ी का बना मॉडल होता है। और कौन सी जो लकड़ी होती है? खारड़ू की लकड़ी होती है। कौन सी भाई? खारड़ू की जो लकड़ी इसमें काम में ली जाती है। तो ये हो गया हमारा कठपुतली, याद रखना है। मुड्डा, ये सब लोग इससे ज्ञात हो कि मुड्डा क्या होता है। ये लकड़ी का एक बना हुआ जो एक कुर्सी की जगह हम यूज करते हैं जिसको, तो ये लकड़ी से बना होता है, बैठने के काम आता है, मुड्डा होता है। तो ये इसमें भी याद रखना है, मुड्डा क्या होता है? बैठने के काम आता है, लकड़ी से बना होता है। पात्रे तिपरनी, ये जोधपुर के है। कहाँ के भाई? जोधपुर के। अरे ये तो याद है आपको, साधु संतों के जो बर्तन होते हैं लकड़ी से बने होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? पात्रे या तिपरनी बोलते हैं। साधु संतों के जो लकड़ी से बने हुए बर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पात्रे या तिपरनी। और खांडे क्या होते हैं? लकड़ी के बने तलवार नुमा करती होती है जिसको क्या बोलते हैं? खांडे बोलते हैं। तो ये जो हमने बात की लकड़ी से संबंधित। अब उसके बाद और हम बात करते हैं अन्य में, इसमें एक आपने याद सुना होगा नाम अपने उस्ता कला। कौन सी कला भाई? उस्ता कला, उस्ता कला। फिर उसके बाद एक कला हम पढ़ते हैं जिसका नाम है भाई मथेरना कला। कौन सी कला? मथेरना कला। फिर उसके बाद एक कला और पढ़ते हैं इसमें ही, उस्ता कला हो गया, मथेरना कला हो गया, आला गिल्ला कला। कौन सी? आला गिल्ला कला। और एक इसमें कला आती है वार्तिक कला या वार्तिक कला भी बोलते हैं इसको, वार्तिक कला, वार्तिक कला, वार्तिक कला हो गई। और उसके बाद एक होता है सांकिया। क्या होता है भाई? सांकिया या सांतिया बोलते हैं ना, सांकिया या सांतिया होता है। एक हम पढ़ते हैं वो लकड़ी संबंधी था लेकिन यहाँ लिख लेते हैं तोरण, तोरण लिख लेते हैं। तो ये 5 शब्द और हम इसका क्लियर करते हैं, 5-6 शब्द जो हमारे उस्ता कला, ये सब लोग जानते हैं उस्ता कला क्या होती है। ऊंट की चमड़ी पर सोने की बारीक तारों से की जाने वाली एक कला होती है जिसको क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहते हैं। तो याद रख लो कहाँ होती है? ऊंट की चमड़ी पर। तो ऊंट का बहुत अच्छा महत्व है राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान जो ऊंट से संबंधित राजस्थान का एकाधिकार है भारत में, मतलब सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और ऊंट के साथ साथ हमारा जो राजस्थान की पहचान है गधों में भी, तो गधों में भी राजस्थान का पहला स्थान है, याद रख लेना। और फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ बकरी भी बहुत ज़्यादा पाली जाती है ना, और बकरी, ऊंट, गधा, इसमें पहला स्थान है राजस्थान का। अभी जो जनगणना हुई है 2019 वाली, और जो 16 अक्टूबर 2019 को उसके आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, और उससे संबंधित हमारा ऊंट पहले ही पहला स्थान था, अब भी है। तो मतलब ऊंट का हमारे यहाँ बहुत अच्छा महत्व है। तो ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली कला होती है उसको क्या बोलते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला करने वाले जो लोग होते हैं उसको क्या होते हैं? उस्ताद। क्या कहते हैं भाई? उस्ताद। जो उस्ताद थे वो मुख्यतः कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रख लो उस्ता कला मुख्यतः कहाँ की है? बीकानेर की है। कहाँ की है भी? बीकानेर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। उस्ता कला का संबंध है उनकी चमड़ी पर की जाने वाली कला, इसके कलाकार को क्या कहते हैं? उस्ताद कहलाती हैं, और बीकानेर के आसपास रहती हैं। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं उस्ता कला के जो उस्ताद है, जो पहला उस्ताद इस कला को लेकर आने वाला जिसका नाम था कादर बख्श। क्या नाम था भाई? कादर बख्श। ये भी याद रखना है।
तो जो कादर बख्श था इस कला को लेकर आने वाला। फिर उसके बाद इस कला को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति जिसका नाम था हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम था भाई? हिसामुद्दीन उस्ता थे, हिसामुद्दीन उस्ता थे। और इसको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किसको बताओ भाई? हिसामुद्दीन उस्ता को याद रखना है। फिर उसके बाद में एक अन्य कलाकार होता है जिसको हम बात करते हैं इलाही बख्श। कौन सा भी? इलाही बख्श। तो इलाही जो बख्श था और इसने क्या किया था याद रख लो, इसने महाराजा गंगा सिंह का जो उस्ता कला में चित्र बनाया था, किसने? इलाही बख्श ने। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो वर्तमान की स्थिति के रूप में, तो जिसका नाम था मोहम्मद हनीफ उस्ता। कौन थे भाई? मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता। और इसने भी क्या किया था, जो ख्वाजा साहब था उनका जो उस्ता कला में क्या बनाया था? चित्र बनाया था। तो 4 बंदे याद रखने हैं आपने उस्ता कला में। उस्ताद जो थे कादर बख्श याद रखना है, हिसामुद्दीन उस्ता याद रखना है, पद्मश्री पुरस्कार जो इस कला को चमकाने वाले थे। फिर उसके बाद में इलाही बख्श महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया उस्ता कला में, मोहम्मद हनीफ उस्ता जिसने ख्वाजा साहब का चित्र बनाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उस्ता कला का जो संबंध था वो किस राजा के समय इसका जो सर्वाधिक विकास होता है, तो वो था अनूप सिंह। क्या था भाई? अनूप सिंह है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि उस्ता कला का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? अनूप सिंह का। याद रख लो, उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल है। हिसामुद्दीन उस्ता था जिसने इसको चमकाया था। और ऊंट की चमड़ी पर की जाती है जो कि सोने की बारीक तारों से, और एक सुंदर चित्रांकन किया जाता है इसके ऊपर। तो ये उस्ता कला होगी बीकानेर की। कहाँ की होगी भाई? बीकानेर की। एक इसके साथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस्ता कला, जहाँ इसको मुनबत्ती कला भी कहते हैं, मुन्नाबत्ती या मुनबत्ती कला भी कहते हैं। लेकिन एक याद रखना अपने, जट कतराई, जट कतराई। और ये अलग है। जट कतराई क्या होता है? ऊंट के बालों को किसी आकृति में काटना, यानी किसी शेप में काटना, ये कहलाती है जट कतराई। तो जट कतराई हम बात करते हैं, ये होता है ऊंट के बालों को किसी शेप में काटना, ये क्या कहलाएगी? जट कतराई। तो उस्ता कला भी ऊंट से संबंधित हो गई। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मथेरना कला। अरे मथेरना कला क्या होता है? इसमें जो मिट्टी से संबंधित होता है, बीकानेर की, ये भी याद रख लो। अलागिला कला बीकानेर की है, वार्ती कला भी बीकानेर की है। सभी चारों हमने लिखी जो बीकानेर की है, याद रख लो। कई बार तो सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाता है ये कला का संबंध किस स्थान से है, तो बीकानेर से। मथेरना कला बीकानेर, अलागिला कला बीकानेर, वार्ती कला कौन सी हो गई? बीकानेर की हो गई। तो मथेरना कला में क्या है, सुनो बात इसकी। जो मथेरना कला होता है, मिट्टी के ऊपर एक जो रंगोली टाइप जो काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चित्रांकन करते हैं उस समय का, तो वो कौन सा हो गया? मथेरना कला हो गया। तो अलागिला भी होता है, जो जमीन के ऊपर की जाने वाली कला होती है वो क्या कहती है? अलागिला। इसमें कई बार दीवार, हाँ, जो दीवार होती है उसके ऊपर जो चित्रांकन करती हैं कच्ची दीवारों के ऊपर गोबर से, और उसको क्या बोलेंगे? मथेरना कला। अलागिला होता है कच्ची जमीन पर जो की जाती वाली कला होती है वो अलागिला कला होती है। वार्ती कला क्या होती है? ये कपड़े पर मोम की पर चढ़ाना, कपड़े पर मोम की पर चढ़ा करके उसके ऊपर जो कलाकृति करते हैं वो कौन सी होती है? वार्ती कला। तो कपड़े पर मोम चढ़ाना वार्ती कला। कच्ची मिट्टी पर जो होती जमीन पर जो हम कलाकृति करते हैं उसको क्या होते हैं? अलागिला कला। और दीवार के ऊपर जो चित्रांकन करते हैं उसको कहते हैं मथेरना कला। फिर उसके बाद एक होता है सांतिया। अरे सांतिया जो साकिया होता है उसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, जो दीवार के ऊपर आगे घर के प्रवेश में लगाते हैं, तो वो सांतिया या साकिया होता है। फिर उसके बाद में तोरण। तोरण सबको पता है, विजय का स्तंभ के रूप में इसको जाना जाता है। जो विवाह के समय जो दूल्हा होता है सबसे पहले तोरण पर पहुंचता है, तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें मयूर या तोते का जैसे लकड़ी का एक मतलब थोड़ा सा उसकी कृति दी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम तोरण बोलेंगे। इसके अलावा एक होता है, ये हमारे बीकानेर संबंधित है, लेकिन साथ ही आपको याद रखना है तोरण। एक सांझी, सांझी क्या होता है? याद रखना है इसको। सांझी पूजन भी कहते हैं इसको ना। ये जो अपने श्राद्ध पक्ष होता है, जो श्राद्ध पक्ष होता है, आश्विन के महीने आते हैं, श्राद्ध पक्ष आते हैं, तो उसमें जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें क्या होता है कि ये 15 दिन चलता है। जो दीवार के ऊपर जो सांझी का चित्रांकन किया जाता है, जिसको माता पार्वती का अवतार माना जाता है, और उससे संबंधित चित्रांकन किया जाता है, ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए।
तो उसको बोलते हैं सांझी पूजन। क्या बोलते हैं भाई? सांझी पूजन। तो दीवार पर की जाती ये कला होती है, सांझी पूजन हो गया। और अंतिम दिन जो होता है वो साइयाँ होता है। क्या होता है भाई? साइयाँ होता है। ये 15 दिन चलता है, याद रख लो। कच्ची दीवार पर किया जाने वाला सांझी पूजन क्या होता है? माता पार्वती को जो अवतार मान करके माता पार्वती से संबंधित जो होता है, उसमें जो कुंवारी कन्या होती है वो क्या करती है? व्रत वगैरह रखती है और अच्छे वर की कामना करती है, और इसी के संबंध में हम बोलते हैं इसको सांझी का पूजन होता है। और फिर अंतिम दिन होता है साइयाँ होता है। याद रख लो कौन से पक्ष में होता है? श्राद्ध पक्ष में होता है। ठीक है, ये हो गया सांझी हो गया। फिर उसके बाद में और हम बात करते हैं तो एक आपको पंचोटा। पंचोटा ये क्या होता है? पंचोटा का मतलब 5 से की संख्या आ रही है। हाथ के ऊपर मेहंदी के जो 5 ऐसे करके थोड़े से बिंदु लगाए जाते हैं, जिसको पंचोटा बोलते हैं। और ये मेहंदी से संबंधित कला है, याद रख लो, पंचोटा है। वैसे आपको पता है मेहंदी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की है। और लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? गिलुंड रासमंद की है, याद रखना। तो ये सारा का सारा हमने जो शब्द छोटे छोटे जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, ये हस्तकला से संबंधित है। तो उसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट हस्तकला का है, और हर बिंदु को आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको लिखना है, और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कोई बाहर जाने वाला नहीं है। थैंक यू।